नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ एंड सॉल्यूशन में स्वागत है। यहाँ हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या के संख्या पत्ती के बारे में जाना था, सभी नंबर्स के बारे में जाना था कि कौन कौन से नंबर हमारे पास होते हैं। उनके थ्रू हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। उससे अगला जो हमारे पास नंबर आता है वो आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, जैसे एक अगर मैं संख्या रेखा की बात करूं तो संख्या रेखा पे मेरे पास जो नंबर्स होते हैं, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, वो होती है प्राकृत संख्याएं। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसके साथ अगर फिर मैं जीरो और मिला दूं तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इसके साथ अगर हम माइनस वाले नंबर्स और ले लें तो ये सारे क्या बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। इनके बीच में अगर मैं ऐसी संख्याएं ले लूं जो p बटा q के रूप में लिखी जाए, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है तथा p व q पूर्णांक हैं, अगर मैं इस तरीके की संख्याएं ले लूं तो वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। वो भी क्या होगी, इनके बीच में अपनी कोई ना कोई जगह लेती रहेगी। लेकिन क्या हम इस संख्या रेखा पे परिमेय संख्याएं, सारी की सारी परिमेय संख्याएं दर्शा दें तो भी क्या संख्या रेखा पे कोई ऐसी जगह बच जाएगी जहाँ पे हम किसी और संख्या को निरूपित कर सके? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जगह बचेगी हमारे पास। इसमें थोड़ी थोड़ी स्पेस बच जाएगा। अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के हेल्प से उसको जूम करके देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी जगह हमें दिखाई देगी, और वो संख्या जो बचेगी इसके संख्या रेखा के ऊपर, वो संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, तो परिमेय संख्या की परिभाषा हमने की है कि वो संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाए तथा p व q वहां पे पूर्णांक हो, q 0 के बराबर ना हो। तो अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होगी, वो संख्याएं जो p बटा q के रूप में ना लिखी जाए, जहां p व q पूर्णांक हो, यानी p व q पूर्णांक ना हो। यानी कि अगर p और q पूर्णांक ना लेके हम p बटा q के रूप में ना लिखें, ठीक है बेटा, p बटा q के रूप में अगर पूर्णांक हम लेंगे तो इस तरीके की संख्या लिखी जाएगी, -1/3, 2/3, 3/4, 4/5, -5/8, कुछ इस तरीके की संख्या लिखी जाएगी। लेकिन अगर p व q पूर्णांक ना हो तब हम लिखें p बटा q के रूप में या p बटा q के रूप में ना लिखी जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णांक ना हो, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वर्गमूल 2/1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्गमूल 2 आया वो एक पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, तो फिर ये किसके अंदर चली जाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या के अंदर चली जाएगी। तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या की परिभाषा है। इनके अलावा हमारे पास और जो परिमेय संख्या होती है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, यानी जितने भी वर्गमूल है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने वर्गमूल 4 निकाल दिया यहाँ से, वर्गमूल 4 क्यों निकाला, क्योंकि 4 का पूरा वर्गमूल होता है 2। इसी तरीके से इसके बाद क्या निकालूंगा, 2 के बाद वर्गमूल 9 निकालूंगा मैं, क्योंकि वर्गमूल 9 किसके बराबर होता है बेटा, 3 के बराबर होता है। 9 के बाद 16 निकलेगा, बाकी जितने भी नंबर है उन सभी के वर्गमूल क्या रहेंगे, अपरिमेय संख्या रहेंगे। इसके अलावा दो स्पेशल नंबर्स हैं, एक पाई और दूसरा ई, ये दोनों भी अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके मन में आता है कि हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, दिमाग में आती होगी बेटा ये बात। तो 22/7 तो p बाई q की फॉर्म में हो गया, इसका मतलब पाई क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। पाई इसके बराबर है, इसका मतलब पाई भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, पाई अपरिमेय संख्या है। ये क्यों है बेटा, अगर हम 22/7 मतलब इसको हल करें तो 22 के अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3.14। डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 के साथ करेंगे तो 7 2 जा, यानी इसके बाद ये चलता जाएगा इस तरीके से।
लेकिन अगर पाई की वैल्यू को देखें, ये आपकी बुक में दी हुई है, ये 3.1410 समथिंग ऐसा कुछ है, इसके आगे नंबर चलते जा रहे हैं। अब देखो दोनों की 3.14 और 3.14 यानी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन तीसरी डिजिट दोनों की अलग हो जाती है। तो पाई और 22/7 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सेम होते हैं, और अपने जो पीछे पाई की वैल्यूज देते रहे वो 22/7 या 3.14 लेते रहे हैं, मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट लेते रहे हैं, और वो इन दोनों की क्या है, इक्वल। इसलिए हमने पाई को 22/7 ले लेते थे। ओके, एक्चुअल में पाई एक डिफरेंट नंबर है जो अप्रीमेय संख्या है, और 22/7 एक डिफरेंट नंबर है जो प्रीमेय संख्या है। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में कि पाई बराबर 22/7 होता है तो इसका मतलब पाई भी प्रीमेय संख्या है, वो वास्तव में नहीं होता। इसी तरीके से ई भी एक नंबर है 2.71828, इसके बाद भी ये चलती जाती है। ये एक एक्चुअल में नंबर है जो इसकी डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो और आगे चलती जाएगी, और ना ही कभी रिपीट होगी और ना ही कभी टर्मिनेट करेगी। तो ई भी हमारे पास क्या आती है, अप्रीमेय संख्याएं। ये थी हमारे पास अप्रीमेय संख्या की परिभाषा। अगर मैं इसके दशमलव प्रसार की बात करूं, दशमलव प्रसार क्या होता है बेटा अप्रीमेय संख्याओं का? दशमलव प्रसार वो संख्याएं जिनकी अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती तथा ऐसा अंत हो। अनवसानी अनावर्ती मतलब ना ही तो वो रिपीट करें, और ऐसा मतलब ना ही टर्मिनेट हो। उनका जो डेसिमल होगा वो चलता जाएगा और ना ही रिपीट करेगा। जैसे हमने प्रीमियर संख्या के केस में किया था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके के आते थे 3.172172, या फिर वो कंप्लीट टर्मिनेट हो जाते थे। जैसे मान लो 3/5 निकालना थी 0.6 आ गया, और इस तरीके की, या तो वो जैसे कुछ नंबर रिपीट करने लग जाते थे। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे ना तो ये भी एक डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी प्रीमियर संख्याएं होती थी, लेकिन जो ना ही तो रिपीट हो और ना ही समाप्त हो, तो वो सारे के सारे दशमलव प्रसार किसमें आएंगे, अप्रीमेय संख्याओं में आएंगे। उसके भी हम उदाहरण डिस्कस करेंगे भी। अप्रीमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे मैं इस तरीके से लिखूं 3.142 1442 14442, इसी तरीके से तैयार देखो, यहाँ 4 1 टाइम आया, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम। अगली बार अब क्या आएगा 1444442, यानी 4 टाइम आ जाएगा। अगली बार 1 लिखेंगे 5 टाइम 4 फिर 2, तो ना ही तो ये कभी रिपीट होएगा, क्योंकि देखो यहाँ 142, यहाँ 1442, यहाँ 14442 रिपीट नहीं हो रहा, और ना ही टर्मिनेट होएगा, इसी टाइप से चलता जाएगा। और एग्जांपल ले लो 0.010010001, इस तरीके से चलता जाएगा। 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, जैसे 0.1122 111 2222 11111 2222। इस तरीके से जो नंबर्स हैं वो बार बार रिपीट कर सकते हैं, और ना ही ये टर्मिनेट होंगे। धीरे संख्याएं जो भी आएंगी दशमलव प्रसार की किसमें आएंगी, अप्रीमेय संख्याओं में। अब जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था कि हमने सभी संख्याओं को एक थैले में इकट्ठा किया था, प्राकृत संख्याएं हो, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्रीमेय संख्याएं। अब अगर उनमें मैं अप्रीमेय संख्याओं को और डाल दूं, किसको डाल दूं, अप्रीमेय संख्याओं को, तो हमारे पास जो थैला बना था उसमें जो संख्याएं सारी इकट्ठी हो जाएंगी वो कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। इंग्लिश में इसे रियल नंबर भी कहते हैं। तो इसमें क्यू यानी प्रीमेय संख्याएं प्लस में एस, अप्रीमेय संख्याओं की जो डिनोटेशन है वो क्या है, एस। जैसे क्यू रेशनल प्रीमेय संख्याओं की, तो एस किसकी है, तो जितने अगर प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्याओं को इकट्ठे एक थैले में डाल दें तो वो जो समूह बनेगा वो किसका बनेगा, वास्तविक संख्याओं का समूह बनेगा। और जो संख्या रेखा है, ये जो संख्या रेखा थी हमारे पास, इसके ऊपर अब कोई भी खाली जगह नहीं रही है, क्योंकि इस पे पूर्णांक भी आ गए, प्राकृतिक संख्याएं भी आ गई, पूर्ण संख्याएं भी आ गई, प्रीमेय भी आ गई और अप्रीमेय भी आ गई। अब ये सारे के सारे जो स्पेस है ना, जगह है, ये सारी की सारी जगह भर चुकी है, इसलिए इसको
वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। कौन सी संख्या रेखा बेटा? वास्तविक संख्या रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी हम कुछ हमारे अप्रिमेय संख्याओं को इस संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे वो सीखेंगे। वर्गमूल 2 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। देखो बेटा, जब जितनी भी संख्याएं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, इन सभी को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसका तरीका क्या रहेगा? आप इस वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उसको 2 संख्याओं में ब्रेक कर दो। जैसे मैंने इसको 1/1 पे लिख दिया और उनको किसी स्क्वायर में नोट कर दो। जैसे इन दोनों को हम 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम संख्या रेखा खींच लेंगे। एक संख्या रेखा खींच लिया आपने, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। ओके, अब ये जो 2 है हमारे पास, 1 और 1, ये 1 यूनिट है हमारी। मान लो 0 से 1 हमारी ये 1 यूनिट होगी। ये हमें स्केल की सहायता से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लेने हैं, इनमें डिस्टेंस अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो 0 से 1 डिस्टेंस हमने ले ली। ओके, ये ले ली बेटा। अब दूसरा 1 क्या करेंगे? हम 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर लाइन यानी समकोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो उसको बनाने का सिंपल सा तरीका होता है हमारे पास। कोई भी इसके साथ ऐसे जैसे स्केल लगा दो, सीधा स्केल रखेंगे तो उसके साथ ये ऐसे बनेगी। तो उस लाइन को ऐसे सीधा ऊपर की तरफ खींच दो या 90 डिग्री का कोण बना दो इसके ऊपर। डी की सहायता से, प्रकाश की सहायता से, जिसकी भी सहायता से बनाना चाहो 90 डिग्री का कोण बना दो। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये जो 1 यूनिट है, प्रकार की सहायता से 0 पे प्रकार रख के 1 तक खोलेंगे और इसी को खल्ला रख के 1 पे रख के यहाँ एक चाप लगा देंगे। जैसे मान लो वो चाप हमारी यहाँ है। ठीक है बेटा, तो ये भी 1 है और ये भी कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। अब ये जो ऊपर पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम 0 से मिला देते हैं। अब देखो ये डिस्टेंस भी 1, ये डिस्टेंस भी 1, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लग गया। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? ये अगर कर्ण है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर 1, आधार का स्क्वायर 1। ये वर्गमूल 1 जमा 1 बराबर वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या आ गई? वर्गमूल 2 की। ठीक है, इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाएगा? और यहाँ पे हम प्रकार को रखेंगे और वर्गमूल 2 तक ओपन करेंगे और ओपन करके यहाँ नीचे वाले इस लाइन के ऊपर ले आएंगे खींच के। तो यहाँ ये जिस बिंदु के ऊपर काटेगी, ये जो बिंदु है ये किसका है? वर्गमूल 2 का है। बहुत आसान सा काम है वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब जैसे इसी सवाल को आगे बढ़ाएं, वर्गमूल 3 को निरूपित करें, तो मैं वर्गमूल 3 को क्या लिख सकता हूँ? 2/1। और 2 को क्या लिखा जा सकता है? अगर स्क्वायर में लिखना हो तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि वर्गमूल से स्क्वायर कट के 2 बचना है। और 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। मतलब एक तो आधार चाहिए आपको वर्गमूल 2 और दूसरा आधार चाहिए आपको 1। और वर्गमूल 2 क्या आपके पास? ये भी वर्गमूल 2 रेखा, या इसको मान लो चाहिए, ये भी वर्गमूल 2 मान सकते हैं क्योंकि ये भी वर्गमूल 2 है और ये भी वर्गमूल 2 है। इन दोनों से मैं आपको बना के सिखाऊंगा कि कैसे हम बना सकते हैं। जैसे पहले मैं इससे सिखा रहा हूँ, ये वर्गमूल 2 है आपके पास, तो आप क्या करोगे? ले लिया हमने। अब इसका जो ये अंतिम बिंदु है, ये स्टार्टिंग बिंदु होता है, ये अंतिम बिंदु, इस बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ऐसे रखेंगे तो 90 डिग्री के कोण की रेखा ऐसे जाएगी। दूसरी क्या है? 1 यूनिट। तो 0 से लेके 1 तक हम प्रकार खोलेंगे और वो इस जगह पे रख के इस पे काट देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? 1 यूनिट। ये वर्गमूल 2 है, ये 1 हो गया। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दें। ओके, अब इसको मिला दिया तो हम यहाँ से लेके वर्गमूल 3 या इस तक प्रकार खोलेंगे और चाप को आगे लेके आएंगे, ये यहाँ काटेंगे। ये जो बिंदु आएगा ये किसका आएगा? वर्गमूल 3 का आएगा। ये तो है इस तरीके से बनाना। दूसरा तरीका जो मैं आपको बना रहा हूँ, जैसे हमने वर्गमूल 3 को अभी खींचा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 0 से 1 पे ऐसे हमने 90 डिग्री बना के और इसको इससे मिला के ऐसे खींच के ये वर्गमूल 2 आया। ये हमारे पास दूरी जो आई वो कितनी आई बेटा? वर्गमूल 2। अब हमें दूसरी क्या चाहिए? 1। तो हम वर्गमूल 2 पे लंब गिरा देते हैं, परपेंडिकुलर खींच देते हैं, 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। दूसरी डिस्टेंस क्या चाहिए? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आप खोल के, यानी 0 से 1 तक खोल के इसके ऊपर रख के यहाँ चाप लगा दें, ये 1 यूनिट होगी। ठीक है, अब ये जो नया बिंदु आया, इस बिंदु को 0 से मिला दो। अब ये जो दूरी आई हमारे पास, ये दूरी क्या है बेटा? वर्गमूल 3। तो हम 0 से लेके यहाँ तक प्रकार खोलेंगे और नीचे ड्रॉ कर देंगे, तो ये जहां आके मिलेगी वो बिंदु होगा हमारा वर्गमूल 3। इसी तरीके से आप वर्गमूल 4 भी खींच सकते हैं।
सकते हो, वर्गमूल 5 भी खींच सकते हो, सारे के सारे हम खींच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अप्रिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने में। ठीक है बेटा, ये हमारे उदाहरण थे, उदाहरण हमने हल कर दिए। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। थैंक यू।